हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट बाद आ रही है। ठीक है, उसके कुछ रीजंस थे कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और मैं खुद इन सब में बिजी था। ठीक है, तो आज मेरे एग्जाम्स फाइनली खत्म हुए और कल को आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो अपना वीडियो है वो है इलेक्ट्रिसिटी पे ही है और इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में ये दूसरा वीडियो है। तो अब पहला वीडियो जो था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, तो आप उसे देख लो, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक है वो है सेल्स, इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ। ठीक है, आज तीनों चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है। और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो क्या है, सेल। तो क्या होता है सेल, क्या उससे मैकेनिज्म होता है, वो सब जानते हैं। तो पहले सेल होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो देखो, एक सेल एक ऐसा चीज है जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? आई बटन पे जाओ, वहां वीडियो मिलेगा, वो देखो पहले। ठीक है, तो अब एक पता करना है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट प्रोवाइड करता है, वो जानते हैं। उसकी मैकेनिज्म क्या है वो जानते हैं। ठीक है, तो देखो पहले इस डायग्राम पे देखो, ये एक सेल का डायग्राम। ठीक है, अब देखो सेल में क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड जैसा मटेरियल होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। और वो फ्लूइड जैसा मटेरियल जो होता है वो केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल्स होते हैं कुछ। ठीक है, क्या क्या होता है? एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक उसके अंदर बीच में कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये कुछ केमिकल्स होते हैं। तो अब यदि केमिकल्स होंगे तो केमिकल रिएक्शंस तो होगी। ठीक है, अब यदि केमिकल रिएक्शन होती है इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन्स इस टर्मिनल से मूव करके उधर जाएगा, कहीं से कहीं आएगा या तो जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, इसी कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जब भी मूवमेंट होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो इस कारण से हम कहते हैं कि सेल जो होता है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो अब सबके मन में ऐसा उत्सुकता होगा कि रिएक्शन कैसे होता है, सेल मतलब कैसे रिएक्शन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। वो देखो कैसे होता है। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, अब एनोड क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, उस पर कैसे चला जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और वही कैथोड जो है एनोड के द्वारा छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस पर कैसा चला जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ एनोड से किस पे? कैथोड पे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही करके गए होंगे ना, हवा में तो नहीं चले होंगे। ठीक है, तो मूव तो किए ही होंगे, ऐसे ऐसे अचानक से तो नहीं गए। तो ये जो मूवमेंट हुआ ना इलेक्ट्रॉन्स का, इसी कारण क्या होता है? पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो इसी कारण कहते हैं कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। अब इसका मैकेनिज्म जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पहले से लिखा हुआ सेल कंटेन टू पोल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दूसरा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल रिएक्शन हैपेंस। सही बात है, बता चुके हैं। ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। सही बात है, जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही बात है, यही चीज मैं बताई और वही चीज लिखा हुआ है। तो इस वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लो। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, तो पहले जानते हैं क्या होता है करंट, फिर उसका डेफिनेशन, फिर उसके यूनिट्स। ठीक है, फिर उससे क्या क्या फॉलोइंग चीजें हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो जानते हैं करंट क्या होता है। देखो, यूनिवर्स में या स्पेस में किसी भी पॉइंट पे जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सिंपल है, किसी भी पॉइंट पे जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम वही करंट होता है, कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन भी है, the amount of charge flowing per unit time at a point is called electric current। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है, अब देखो इसका फॉर्मूला से क्या कैसे क्या निकलेगा, देखो क्या बोले, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या होता है? Q पर यूनिट टाइम मतलब Q बाय T। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बताओ, यूनिट निकाले इसका यदि हम, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलेंट सेकंड इनवर्स। और इसी को क्या कहते हैं हम? एम्पेयर कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? ए से। तो यूनिट किस करंट क्या होता है? एम्पेयर होता है। ठीक है, अब इसमें आगे जब तुम जाओगे तो तुम्हें इसका यूज बहुत पड़ेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट किधर से किधर मूव करता है। तो देखो, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल पे होता है। यदि मान लो ये पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 4 वोल्ट है और ये पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है। ठीक है, तो करंट जो होगा इस जोन में ऐसे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? वो हाई है, और यहाँ पोटेंशियल क्या है? कम है। तो करंट हमेशा किधर जाता है? हाई से लो पोटेंशियल के डायरेक्शन। ठीक है, तो ये करंट के बारे में सब चीज था, इस सब चीज को नोट कर लो और आगे देखो करते हैं चार्ज क्या होता है। देखो, चार्ज क्या होता है ये पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है वो जानते हैं। चार्ज जो होता है वो होता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई माइनस। ई माइनस क्या होता है?
चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। माइनस होता है उसके साथ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो उतना ही होता है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पड़ेगा, देखो करंट निकालने के में यूज पड़ सकता है, ठीक है। तो इस करंट को फॉर्मूला में ये भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू NE अपॉन T। क्या कर दिए, क्यू के फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी सुनोगे तुम या कभी आगे जाओगे तुम 11 12 में तुम पढ़ोगे, बहुत जगह लिखा होता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि चार्ज जो है वो सारे वैल्यूज नहीं ले सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ क्या है n इंटू ई। अब यहाँ जो n जो होता है वो होता है n जो होता है वो होता है 0 1 2 3 4 से लेके देखिए वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब q का वैल्यू क्या हो सकता है 1e, q का वैल्यू क्या हो सकता है 2e 3e 4e 5e 6e। q का वैल्यू कभी भी 1/2e नहीं हो सकता, कभी चार्ज कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। चार्ज हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा e माइनस का, हमेशा। इसलिए कहते हैं कि चार्ज जो क्या है क्वांटाइज्ड है, सारे वैल्यूज नहीं ले सकता, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान रखो चार्ज से क्या होता है q इक्वल्स टू Ne, ठीक है। और करंट का फॉर्मूला ध्यान रखो I इक्वल्स टू Ne अपॉन T, ठीक है। अब क्या होता है एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे छोटा सा, ठीक है। बने रहो इसी पे, इसे नोट कर लो सब चीज को। तो अब लास्ट टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है। वैसे एक बात बताना चाहते हैं कि देखो न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग वीडियो लाएंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है। थ्योरी पहले डिस्कस होगा, न्यूमेरिकल्स अलग, लेकिन बीच में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम लेते रहेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि किसी भी एक पॉइंट ए से 6 इंटू 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ठीक है। 6 इंटू 10 पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड इन पास कर रहे हैं इन 2 सेकंड्स। 6 इंटू 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स 2 सेकंड में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा चार्ज कितना है, कितना फ्लो है वो निकालने, और करंट कितना फ्लो है वो निकालने के लिए। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया तुम्हें, Q इक्वल्स क्या होता है n इंटू ई माइनस, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या देखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 14, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। 6 इंटू 1.6 कितना होता है 9.6, 10.14 10 पावर माइनस 5 कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा। ये क्या आ गया तुम्हारा Q आ गया, चार्ज कितना आ गया फ्लोइंग 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 5। अब जो करंट पूछा है, तो करंट क्या होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो ये 2 सेकंड में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा 6 चार्ज कितना निकल गया 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन टाइम कितना देखा 2 सेकंड, ठीक है। कितना हो गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। करंट यूनिट क्या होता है एम्पेयर। ये अगर सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आएंगे, जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी, ठीक है। इसे टॉपिक है वो क्या है ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत नया होगा, इससे पहले हो सकता है कुछ लोग सुने होंगे, हो सकता है कुछ लोग पढ़ भी नहीं होंगे, ठीक है। पर 10th में ये, ठीक है। तो अब जानते हैं क्या होता है ओम्स लॉ, क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है। क्या उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन होता है, क्या फिजिक्स में एप्लीकेशन, वो सब जानेंगे, ठीक है। तो इससे पहले लॉ पढ़ने से पहले कुछ मानते हैं, क्या क्या मानना है। देखो सबसे पहला चीज क्या मानना है कि कोई एक मेटेलिक सब्सटेंस मानो, क्या मानो मेटेलिक सब्सटेंस मानो। अब उसे मानो कि करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक, और उस मेटल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे V मानो, ठीक। ये दोनों चीज तो पहले मान लो, ठीक है। उसके बाद दो कंडीशंस अज्यूम करो, दो कंडीशन क्या अज्यूम करो। पहला कंडीशन तो क्या होना चाहिए कि सब्सटेंस कैसा होना चाहिए मेटेलिक होना चाहिए, सब्सटेंस कैसा होना चाहिए मेटेलिक। दूसरी कंडीशन ये है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। ये दो कंडीशंस होने चाहिए। ये सब कुछ अज्यूम कर लिए, कंडीशंस अज्यूम कर लिए, मेटल अज्यूम कर लिए, उसके क्रॉस करंट क्या है I है, और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है V मान लिया, ठीक है, उसके बीच में। अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि इस मेटल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या माने V, ठीक, उसके क्रॉस कौन सी करंट फ्लो कर रही है उसका नाम क्या I, तो प्रोपोर्शनल क्या होगा किसके ऊपर I के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज यदि हम बढ़ाते हैं तो इसके पास जो करंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। यदि हम करंट को हाफ कर देते हैं तो इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी हाफ हो जाएगा, दोनों एक साथ वैरी करेंगे, ठीक है। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो अपने को मिलता है V इक्वल्स टू I इंटू R। अब ये R जो है ये क्या है कांस्टेंट है। यदि हम V को बढ़ाते हैं और I को, तो अब I अपने आप बढ़ जाएगा, तो R पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूला में दिख रहा होगा कि R इक्वल्स टू क्या हो गया V बाय I,
तो अब तो देख के लिए क्या लग रहा है कि v पे भी डिपेंड करना चाहिए, i पे भी डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि यदि v बढ़ा देंगे तो i भी तो बढ़ जाएगा ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए r पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और r को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं r को? रेसिस्टेंस। अब इसका देखो यूनिट निकालते हैं, ठीक, v बाय i। v का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। i का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। क्या हो गया? वोल्ट एम्पेयर इनवर्स, ठीक है, va इनवर्स। और इसका जो नाम होता है यूनिट का वो होता है ओम, और डिनोटेड किससे होता है वो? डिनोट किससे करते हैं? इससे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है वो समझते हैं, उससे पहले ये सब नोट करो, और रेजिस्टेंस का मतलब पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना। देखो यदि ये मेटल है मान लो, ठीक है, और उसमें करंट इस इधर आई फ्लो कर रही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि अब देखो इसमें वर्ड में ही तुमको एक चीज दिख रहा होगा कि ये रेसिस्ट वर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। रेसिस्ट का मतलब हमेशा होता है अपोज करना, ठीक है। तो रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मेटेलिक डिवाइस का, या मेटेलिक क्या डिवाइस कह लो, या मेटेलिक वायर कह लो, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है, रेसिस्ट करता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि उसका जो मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है उसे कहते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। इसलिए उस बीच में जो वर्ड है वो रेसिस्ट इसके बीच में है, ठीक है। बस यही होता है रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला V बाय I होता है, ठीक है। वोल्ट एम्पीयर इनवर्स इज इक्वल्स टू ओम, ठीक है। कंडीशंस क्या होता है इसका? मेटेलिक होना चाहिए, टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज में देखो, ये V जो है वोल्टेज है, और I जो है वो क्या है? करंट है। यदि हम V और I में यदि ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो ये दिख रहा है कि ये कैसा लाइन है? Y इज इक्वल्स टू mx। m क्या होता है? स्लोप होता है, ठीक। और x और y कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो y यहाँ पे y के बदले क्या है? देखो v है, और x बदले क्या है? I है, क्योंकि m क्या है? वो तो रेजिस्टेंस है, और वो क्या है? कांस्टेंट है। तो v और I के बीच में जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो कैसा लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या एजम्पशंस है? मेटेलिक होना चाहिए और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये अपना एजम्पशंस है, ठीक है। तो पहले ये सारा चीज नोट करो, फिर इसका डेफिनेशन सब बताते हैं, पहले ये सब नोट कर लो। देखो अब जितने भी डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टी है, लॉ क्या है, वो सारे लिख लो। ये लॉ है, क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ए मेटेलिक सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। ये समझा चुके हैं क्या होता है। कंडीशंस क्या है? सब्सटेंस होना चाहिए, मेटेलिक होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज था कि v जब प्रोपोर्शनल था I से, तो जब हटाए थे कांस्टेंट, तो क्या आया था? v = IR। ये R क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था। उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। वो समझा चुके हैं क्या होता है, फिर समझ लो क्या होता है। किसी भी एक मेटल में यदि करंट I फ्लो कर रहा है, तो वो जो रेजिस्टेंस उस मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसे अपोज करता है, ठीक है। तो वही है, द एबिलिटी ऑफ ए मेटेलिक सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। वो भी किसका प्रॉपर्टी होगा? मेटल का ही प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। सो यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है यूनिट इसका? ओम होता है, ठीक है। ये सारी चीज नोट करो, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो अब ओम्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ एक मेटेलिक सब्सटेंस है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट दे रखा है। देखो ये दोनों तो हमेशा होना चाहिए, ओम्स लॉ वैलिड होने के लिए ये दोनों कंडीशंस तो हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है देखो, इनिशियल वोल्टेज मेटल के क्रॉस दे रखा है 10 वोल्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू मेटल दे रखा है तुम्हारा 5 एम्पीयर, ये इनिशियल कंडीशन दे रखा है। अब पूछा है कि रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस निकालो, ठीक। अब दूसरे केस में बोला है कि वोल्टेज को क्या कर दिया? ट्रिपल कर दिया, मतलब 3 गुना कर दिया। तो फाइनल करंट पूछा है और फाइनल रेजिस्टेंस भी पूछा है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या बोला कि फाइंड रेजिस्टेंस इनिशियल। तो आर इनिशियल तुम्हें क्या बताओ, क्या फॉर्मूला बताओ है? V = IR। तो आर इनिशियल क्या होगा? V इनिशियल अपॉन I इनिशियल। तो V इनिशियल कितना देगा? 10, I इनिशियल कितना देगा? 5, इक्वल कितना देगा? 2 ओम। ये क्या आ गया तुम्हारा? R इनिशियल, ठीक है। दूसरा पार्ट पे जाते हैं। बोला कि वोल्टेज ट्रिपल कर दिया, ठीक है। तो फाइनल वोल्टेज कितना हो गया? 30 वोल्ट। क्या हो गया? 30 वोल्ट, ठीक है। अब पूछा फाइनल करंट क्या होता है। तुम्हें क्या पता है कि V प्रोपोर्शनल क्या होता है? I के। इसका मतलब क्या होगा? किसी भी दो वोल्टेज या करंट पे दोनों का रेशियो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही मतलब होता है इसका। इसका मतलब ये होता है, मैथ्स में पढ़े होगे तुम, ठीक है। तो अब देखो V1 मान लो V इनिशियल है, V2 मान लो V फाइनल है, I1 मान लो I इनिशियल है, I2 मान लो I फाइनल है। तो V1 कितना दे रखा है तुम्हारा? 10, V2 मान लो क्या है? V फाइनल कितना है? 30 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ट्रिपल कर दिए, 30 आ गया। I इनिशियल कितना दे रखा है? 5, I2 कितना दे रखा है? वही पूछा है,
I2 पूछा है, मतलब आई फाइनल पूछा है। कितना आ गया देखो, कैलकुलेट करोगे तो 0 0 कट गया, आई फाइनल आता तुम्हारा, आई फाइनल तुम्हारा कितना है 15 एम्पियर। ठीक है, अब उसी पार्ट में एक पार्ट है रेजिस्टेंस फाइनल निकालने की। तो रेजिस्टेंस फाइनल क्या होगा देखो, V फाइनल अपॉन आई फाइनल। V फाइनल कितना है तुम्हारा 30, आई फाइनल कितना है तुम्हारा 15, मतलब कितना हो गया 2 ओम। अब देखो ये कितना है 2 ओम। अब एक चीज नोट करो कि इनिशियल रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, फाइनल रेजिस्टेंस भी 2 ओम है। इससे क्या मतलब समझ में आता है तुम्हें? इससे यही क्लियर होता है कि वोल्टेज और करंट को चेंज करने से रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता है। ये हम पहले बता चुके हैं कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे से क्या है, प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, उन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो कोई भी चीज चेंज करो वोल्टेज या करंट में, रेजिस्टेंस में कभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो मेटालिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, मेटालिक वायर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो करंट या वोल्टेज का प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यही चीज है, इसे नोट करो, न्यूमेरिकल्स नोट करो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो अपना यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्या होता है, गैजेट्स पे होगा, मतलब एमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा पढ़ना है, रेसिस्टर पढ़ना है। ठीक है, तो यदि यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और यदि कुछ क्वेरीज हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल डाला होगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमसे। ठीक है, और प्लीज़ बेल आइकन दबा दो। ठीक है, अपने एल्डर्स में शेयर करो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।